वर्सेस अल्लाह में खुशामदीद दोस्तों। आज हम एक सीरीज शुरू करने लगे हैं। इसके अंदर हम कानून शहादत आर्डर 1984 के जितने आर्टिकल हैं उन तमाम के तमाम आर्टिकल्स को आसान उर्दू ज़ुबान के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आप तमाम जितने आर्टिकल हैं इसके आसान उर्दू ज़ुबान में एक्सप्लेन करें ताकि आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मार्केट में दोस्तों आपको बुक्स मिल जाएंगी सीआरपीसी की भी, पीपीसी की भी और क्यूएसओ की भी, जिसको जो कि उर्दू में है, लेकिन वो उर्दू ऐसी है कि इंसान जब पढ़ने बैठता है तो वो स्टूडेंट्स ये सोचता है कि यार इससे बेहतर है कि मैं इंग्लिश में पढ़ लूँ। वो यानी ऐसी टफ ज़ुबान में होता है और इंसान स्टूडेंट्स को नहीं समझ सकता। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने तलबा के लिए और जो यंग लॉयर हैं हमारे उनके लिए कि इसको आसान उर्दू ज़ुबान में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो दोस्तों क्यूएसओ एक ऐसा कानून है कि अगर आपने सिविल का अच्छा लॉयर बनना है, क्रिमिनल का अच्छा लॉयर बनना है, या आपने कॉर्पोरेट लॉयर में जाना है, या आपने सर्विस ट्रिब्यूनल की केसेस को आपने लड़ना है, गर्ज के आपने एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं, तो क्यूएसओ के ऊपर अगर आपको अबूर हासिल होगा तभी एक आप अच्छे वकील बन सकते हैं, एक आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि क्यूएसओ एक बेसिक लॉ है जिसके अंदर बताया गया है कि एविडेंस को कैसे पेश करना है, कौन कौन से हम एविडेंस को अदालत में पेश कर सकते हैं, किस तरीके से पेश करना है, जिरा कैसे करना है, यानी गर्ज के तमाम मेन जो ट्रायल है और ट्रायल के अंदर मेन चीज़ ही एविडेंस होता है। तो एविडेंस से मुतालिक एक कानून बताया गया, अगर आपको इस पर अबूर हासिल हो गया तो आप एक अच्छे वकील बन सकेंगे। तो दोस्तों क्यूएसओ कानून शहादत आर्डर 1984, इससे पहले इसका नाम था लॉ ऑफ एविडेंस कहलाता था, और लॉ ऑफ एविडेंस 1872 ज़ियाउल हक साहब आए तो ज़ियाउल हक साहब ने इसके अंदर 2-3 आर्टिकल्स को शामिल किया इस्लामी उसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बाद इसका लॉ ऑफ एविडेंस का नाम चेंज करके इस कानून शहादत आर्डर 1984 रख दिया गया, और उसके अंदर बेसिकली जो इस्लामी आर्टिकल्स इसमें शामिल किए हैं इंशाल्लाह उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं अपना इसके लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आता है इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट। पहले आर्टिकल में ये बताया गया दिस ऑर्डर में भी कार्ड द कानून शहादत आर्डर, यानी इसका नाम बताया गया है कि ये कानून शहादत आर्डर 1984 कहलाएगा। It extends to the whole Pakistan and applies to all judicial proceeding in or before any court, including court martial or tribunal or other authority exercising judicial or quasi-judicial power of jurisdiction, but does not apply to proceeding before an arbitrator। इसको बताया गया है कि ये तमाम पाकिस्तान में इसका एप्लीकेबल होगा ये कानून, और इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगी, ये जुडिशल कार्रवाई यानी अदालती कार्रवाई पे ये होगा। मार्शल कोर्ट्स आपको पता है कि फौजी अदालतें हो गई, उसके अंदर इसका होगा। और एनी अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल पावर। क्वाजी जुडिशियल कौन सा होता है? क्वाजी जुडिशियल से मुराद ये कि क्वाजी एक लाटिनी वर्ड है, इसका मतलब है एज इफ़, यानी जो बिल्कुल जुडिशियल कार्रवाई तो नहीं होती लेकिन वो जुडिशियल कार्रवाई की तरह होती है। जैसे कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई कार्रवाई चला रही है, कोई इंक्वायरी है, कोई कमीशन कोई इंक्वायरी कर रहा है, तो उसको क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग कहेंगे। तो उसके अंदर भी ये लॉ ऑफ कानून शहादत आर्डर, ये जो आर्टिकल है कानून शहादत आर्डर और इसके आर्टिकल्स एप्लीकेबल होंगे इसके अंदर। और ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? ये एप्लीकेबल होगा नहीं होगा आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर, यानी जो कोई सालिस मुकर्रर होता है आर्बिट्रेशन एक्ट के ज़रिए, तो अगर वो कोई कार्रवाई करता है तो उसके अंदर ये इस कानून शहादत आर्डर और इसके आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसी तरह ये एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत हो गई, नैब कोर्ट्स हो गई, इनकम टैक्स के कोई मामलात हो गए, तो यानी जितनी भी कार्रवाई होगी उधर तमाम में ये क्यूएसओ एप्लीकेबल होगा। अब आ जाते हैं जी इसका इंटरप्रिटेशन क्लास के अंदर। अब इंटरप्रिटेशन जी इसका आर्टिकल 2 है और इसका जो है आगे क्लास ए है, कोर्ट्स है इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। कोर्ट के अंदर उन्होंने बता दिया कि ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट, तमाम जजेस और मजिस्ट्रेट जो हैं वो कोर्ट्स के ज़ुमरे में आएंगे, उनको अदालत कहा जाएगा। और लेकिन और इसके अंदर एक्सेप्ट और आर्बिट्रेटर का उन्होंने दोबारा जिक्र कर दिया कि आर्बिट्रेटर जो सालिस होगा वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा। लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, यानी कोई भी शख्स जो लीगली ऑथराइज होगा, जैसे मैंने आपको क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग की आपको मैंने एग्जांपल दी है कि क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर कोई कमीशन मुकर्रर होता है, वो एविडेंस लेता है, मजिस्ट्रेट भी एविडेंस लेता है, सिविल जज भी एविडेंस लेता है, तो ये तमाम लोग अदालत के ज़ुमरे में आएंगे, कोर्ट्स कहलाएंगे, और इसमें कानून शहादत आर्डर और इसका आर्टिकल जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स दोस्तों इसके अंदर डॉक्यूमेंट से मुराद यूएसओ के अंदर जस्ट ये नहीं है कि कोई तहरीरी शक्ल में कोई मायदा मौजूद है, तहरीरी शक्ल में भी कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है तो वो भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। लेकिन जो कानूनी शहादत आर्डर के अंदर इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया गया है कि कोई नक्शा है, कोई नक्शा जिसके ऊपर कोई तस्वीर बनी हुई है, कोई मैप बना हुआ है, कोई खाका बना हुआ है, अच्छा इवन के अगर किसी पत्थर के ऊपर भी कोई तहरीरी लिखी हुई है, कोई निशान है, कोई सिंबल है, किसी पत्थर पर, किसी लकड़ी के ऊपर, या किसी क्या नाम है, किसी
लोहे की स्टील के ऊपर या लोहे के ऊपर या स्टील के ऊपर कोई तहरीर उसके ऊपर लिखी हुई है, कोई सिंबल बना हुआ है, कोई निशान बना हुआ है, तो वो भी डॉक्यूमेंट के ज़ुमरे में आएगा। वो डॉक्यूमेंट के ज़ुमरे में कैसे आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो इस तरीके से कि बिल्कुल एक शख्स मौजूद था किसी कमरे के अंदर, कमरे में मौजूद है, अब उसको किसी ने किडनैप कर लिया था। अब उसके पास कोई और चीज़ लिखने वाली तो नहीं थी मौजूद, अब वो उसके पास लकड़ी का टुकड़ा मौजूद था, कोई तख्ती मौजूद थी, उस लकड़ी की तख्ती के ऊपर उसने पत्थर के साथ लिख दिया कि मेरी मदद करो, मुझे फलां शख्स अगवा करा है। अब उसकी जो तहरीर है उस जो उसने लकड़ी के ऊपर लिखी है और लकड़ी की तख्ती के ऊपर लिखी है, अब ये लकड़ी की तख्ती के ऊपर लिखना भी ये डॉक्यूमेंट के ज़ुमरे में आएगा और ये डॉक्यूमेंट कहलाएगा। इसको आप अब हम पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। अब यहाँ सिर्फ कागज़ का जिक्र नहीं है। एनी सब्सटेंस का मतलब जैसे मैंने आपको बताया है, पत्थर है, लकड़ी है, कोई लोहे की इस तरीके से स्लेट है, स्टील की स्लेट है, उसके ऊपर भी एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स, यानी लेटर से मुराद अल्फाज हो गया, फिगर्स मतलब निशान हो गया, मार्क्स कोई निशान, इस तरीके से किसी भी सब्सटेंस पे कोई तहरीर, कोई निशान, कोई सिंबल, कोई भी चीज़ मौजूद है। और बाई मोर देन वन ऑफ दिस मीन्स intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter, ये तमाम किसके अंदर आएगा, ये तमाम की तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट कहलाएंगी। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट भी एक रिटर्न कागज़ के ऊपर तहरीर भी डॉक्यूमेंट कहलाएगी, एक पत्थर के ऊपर कोई निशान भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा, और एक किसी तख्ती, लकड़ी की तख्ती के ऊपर कोई तहरीर इस तरीके से लिखी हुई है जो किसी केस से रेलिवेंट है। जैसे मैंने आपको हवा वाली एग्जांपल दी कि एक बंदा कैद था और उसने लकड़ी की तख्ती के ऊपर कुछ तहरीर करा, तो ये भी डॉक्यूमेंट के ज़ुमरे में आएगा। इसकी इलस्ट्रेशन बता रखी है, उन्होंने खुद लिखा हुआ, पढ़ें से। ए राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स, अ मैप और प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट, एन इंस्पेक्शन ऑफ मेटल प्लेट जैसे मैंने आपको बताया, मेटल प्लेट और स्टोन इज़ अ डॉक्यूमेंट, यानी कोई लोहे की तख्ती है, कोई पत्थर की तख्ती इस तरीके से है, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स कहला सकती हैं। अब आ जाते हैं इसके क्लास सी के ऊपर। एविडेंस ऑल स्टेटमेंट्स which the court permits or required to be made before it by witness in relation to matter of fact under inquiry, such a statement are called oral evidence, and all documents produced before for the inspection of the court, such a documents are called documentary evidence। अब इसके अंदर क्या बताया गया है जी दोस्तों, एविडेंस क्या है। एविडेंस के अंदर उन्होंने बताया दो चीज़ें हैं। विटनेस, कोई आता है, कोई गवाह आता है अदालत में, वो गवाही आके देता है, ठीक है, तो उसकी गवाही वो क्या है, वो एविडेंस कहलाएगी। एविडेंस की दो टाइप्स बयान की गई हैं, एक होता है ऑरल एविडेंस, एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑरल से मुराद ज़बानी और डॉक्यूमेंट्री तहरीरी। ऑरल के अंदर एक शख्स ने आके आया कि मैंने फलां शख्स को देखा, ए बी को मार रहा था, अब उसकी ये ज़ुबानी जो है शहादत, ये ऑरल एविडेंस के अंदर आएगी, और क्योंकि उसने ज़ुबानी दिया तो ये ऑरल एविडेंस हो गया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर क्या होगा, ए ने बी को ख़त भेजा जिसके अंदर उसने ख़त के अंदर उसको धमकी दी थी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये जो उसने ख़त के अंदर धमकी दी है, अब ये उस ख़त को अदालत में पेश कर देता है और कहता है कि जी क्या नाम है, ये इसने मुझे धमकी दी थी। तो अब वो लेटर जो है वो अदालत में क्या होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे आएगा। ए ने बी को कोई ज़मीन सेल की, गाड़ी सेल की, अब वो तहरीरी माहिदा क्या है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगा। तो एविडेंस की दो टाइप्स हैं मेन, एक ऑरल एविडेंस जो गवाह की गवाही देगा, ज़ुबानी गवाही देगा, या कोई गवाह या कोई शख्स आके अदालत में कोई डॉक्यूमेंट पेश करेगा, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। ये इसके अंदर बताई गई है। अब इसके आ जाते हैं क्लास बी, फैक्ट क्या होता है। अब फैक्ट्स के अंदर उन्होंने बताया गया जी दोस्तों, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस एंड एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। अब फैक्ट यानी हकाइक क्या हैं, फैक्ट क्या कहलाएगा कानून शहादत आर्डर की रोशनी में। दोस्तों फैक्ट से मुराद कोई भी चीज़ जो हमारी सेंस के अंदर परसीव्ड हो जाए, परसीव्ड मतलब वो महफूज हो जाए। अब हमारी सेंस, अल्लाह ताला ने हमें कितनी सेंस दी है, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं टच करके किसी चीज़ को, और हम क्या नाम है स्मेल कर सकते हैं। अब मैंने ए ने बी को मारा, अब उसको सी देख रहा था, सी ने देखा ए बी को मार रहा था। अब सी का देखना क्या नाम है, वो उसका मारना देखना, ये क्या है, ये एक फैक्ट है कि उसने उसे मारते हुए देखा। अब आ जाए सुनना, ए बी को धमकी दे रहा था, अब सी ने सुना कि वो धमकी दे रहा है। अब सी का ये सुनना, ये क्या है, फैक्ट है, ये फैक्ट कहलाएगा कि उसने सुना कि ए बी को धमकी दे रहा था, ये सुनना एक किस्म का फैक्ट हो गया। अब महसूस करना, एक शख्स ए इंटर हुआ किसी घर के अंदर आग लगने से पहले, लेकिन कुछ ही देर बाद उधर आग लग जाती है घर के अंदर। अब केस चलता है कि आग क्यों लगी। अब एक बताता है अदालत के अंदर कि जी जब मैं घर में इंटर हुआ तो मैंने महसूस किया, मुझे स्मेल आई कि गैस लीकेज थी। अब गैस लीकेज की उसने स्मेल महसूस की है,
सेंस है, सूंघना सेंस है, स्मेल करना। अब उसने गैस लीकेज का अदालत में बयान देता है कि जी मैंने महसूस किया, मैंने स्मेल किया था कि गैस लीकेज है। अब उस शख्स का गैस लीकेज के मतलब ये बयान देना, यानी कोई भी ऐसा फैक्ट से मुराद वो भी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इंसानी सेंस के अंदर आ जाए, जो महफूज हो जाए सुनने से, देखने से, बोलने से, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी हैं, तो या स्मेल करने से, तो वो सारी चीज़ें फैक्ट कहलाएंगे और वो अदालत में पेश, उससे मतलब फैक्ट अदालत में पेश किया जा सकता है। अब मेंटल कंडीशन है, मेंटल कंडीशन से मुराद ये है कि किसी शख्स की जहनी हालत, ए बी को मारता है, ए बी को मारता है, सी, लेकिन इससे कुछ देर पहले सी ने देखा ए जब रास्ते में जा रहा था वो बड़े गुस्से की हालत में था और वो बी को गालियां निकालता हुआ जा रहा था। अब सी का ये देखना, ए की मेंटल कंडीशन, वो अदालत में बयान करता है कि जी ये ए जब मेरे सामने से गुजरा, मेरी दुकान के सामने से गुजरा, तो ये बी को गालियां निकाल रहा था और बड़े गुस्से से जा रहा था। अब ये गालियां निकालना ए का और गुस्से की हालत में जाना, मेंटल कंडीशन से सारी बात है। मेंटल कंडीशन ये शो करती है कि वो गुस्से की हालत में था, उसका गुस्से की हालत में होना ए का, ये भी बतौर फैक्ट अदालत में पेश किया जा सकता है, इसे मेंटल कंडीशन कहते हैं। अब आ जाएं इसकी क्लास ई के अंदर। द एक्सप्रेशन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर शैल बियर द मीनिंग गिवन इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। अब इसके अंदर जो बताया गया है, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इन तमाम को उन्होंने कहा है कि जो इनके मीनिंग है वो इनके मीनिंग वही हैं जो बयान किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2000 के अंदर। वो आप उधर से पढ़ सकते हैं कि ऑर्डिनेंस के अंदर क्या मीनिंग लिखे हुए हैं। अब आ जाएँ, क्या नाम है, द एक्सप्रेशन सर्टिफिकेट वेयर द कॉन्टेक्स्ट एडमिट इंक्लूड द मीनिंग गिवन टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। ये भी उधर सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट को भी अगर आप उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 को पढ़ेंगे, उसके अंदर सर्टिफिकेट की जो डेफिनेशन दे रखी है वही डेफिनेशन इधर काबिल कबूल होगी। अब इलस्ट्रेशन इसके अंदर दे रखी है, इसे पढ़ लें। देयर आर सर्टन ऑब्जेक्ट अरेंज्ड इन सर्टन ऑर्डर इन सर्टन प्लेस इज अ फैक्ट। अब सर्टन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टन ऑर्डर इन सर्टन प्लेस इज फैक्ट, यानी कोई आप पुलिस किसी घर में जाती है, सामान बिखरा हुआ था, अलमारी गिरी हुई थी, खुले हुए थे, ताले टूटे हुए थे। अब ये तमाम किसी कमरे की जो कंडीशन है, हालत है, अब तमाम चीज़ें इस हालत के अंदर पड़ी हैं, सर्टन अरेंज के अंदर, सर्टन कंडीशन के अंदर, ये भी एक किस्म का फैक्ट है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी घर में चोरी हो जाए या डकैती हो जाए, शख्स की दुकान में चोरी हो जाए, घर में चोरी हो जाए, तो सामान बिखरा हुआ पड़ा है, लॉकअप खुला है, ताला टूटा हुआ है, तो ये तमाम चीज़ें जो किसी कमरे की हालत होगी, कंडीशन होगी, ये एक फैक्ट ही कहलाई जाएगी। द मैन हेयर डस आर समथिंग इज अ फैक्ट, जैसे मैंने आपको वो सेंस वाले में बताया कि इंसान किसी इंसान का देखना, सुनना, महसूस करना, ये तमाम चीज़ें फैक्ट कहलाएगी। क्लास 3 के अंदर रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। दोस्तों, लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर ये मेन चीज़ है रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। अगर आप इनको कॉन्सेप्ट अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कानून शहादत ऑर्डर को पढ़ना। दोस्तों, रेलिवेंट फैक्ट, रेलिवेंट से मतलब से ज़ाहिर हो रहा है, रेलिवेंट से मुराद ऐसी चीज़ जिसका किसी चीज़ से ताल्लुक़ हो, यानी रेलिवेंट कहलाएगी। यार हम कहते हैं ये बंदा रेलिवेंट नहीं है, यार ये जॉब के लिए रेलिवेंट नहीं है, यानी किसी का किसी चीज़ से ताल्लुक़ होना, वास्ता होना। तो ऐसा फैक्ट जिसका किसी मेन फैक्ट इन इशू से ताल्लुक़ होगा तो वो रेलिवेंट कहलाएगा। रेलिवेंट फैक्ट से अगर रेलिवेंट फैक्ट से क्या मुराद होगा, किसी ऐसा फैक्ट जिसका फैक्ट इन इशू से ताल्लुक़ हो, वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाता है। और फैक्ट इन इशू क्या होता है? फैक्ट इन इशू वो फैक्ट होगा जो कि डायरेक्ट इन्वॉल्व हो किसी केस के अंदर। ए ने बी को गन से मारा या ए ने बी को खंजर से मार दिया। अब ए का बी को खंजर से मारना, ये फैक्ट इन इशू है। अब अदालत में केस चलेगा तो ये फैक्ट इन इशू सामने आ जाएंगे कि जी क्या ए ने बी को खंजर से मारा था, ये फैक्ट इन इशू है। ए का बी को मारना और खंजर से मारना, ये है कि ये जो सवाल उठेंगे अदालत के अंदर, ये फैक्ट इन इशू कहलाएंगे। जबकि रेलिवेंट फैक्ट क्या होगा? अब सी ने देखा ए को एक हफ्ता पहले कि वो एक दुकान पे गया, दुकान पे जाते हुए उसने एक दुकान से उसने एक खंजर परचेज़ किया, खंजर को वो उसने लेते हुए देखा और उसने वो खंजर लिया और वो घर आ गया। अब सी का ए को देखना कि वो खंजर परचेज़ कर रहा था, ये क्या कहलाएगा? ये रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। अब बिलफर्ज सी ने देखा ए खंजर खरीद रहा था, अब डी है, एक दूसरा शख्स है, दूसरे शख्स ने एक देखा था ए बी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था और उसने बी को धमकी दी थी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। था एक शख्स था जब उसने देखा ए धमकी दे रहा था बी को, तो उसका ये देखना ये रेलिवेंट कहलाएगा। अब ये फैक्ट इन इशू तो नहीं है, फैक्ट इन इशू वही रहेगा जो ए ने बी को जो खंजर से मारा है
और अगर उसने मारा है और खंजर से मारा है, ये फैक्ट इन इशू कहलाएगा। अब इससे जुड़े हुए जो फैक्ट कहला रहे हैं, जैसे वो खंजर किसी ने खरीदते हुए देखा, किसी ने देखा कि ए बी को धमकी दे रहा था, ये क्या कहलाएंगे, ये रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे, क्योंकि ये उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोस्तों ये मेन फ़र्क है रेलिवेंट फैक्ट का और फैक्ट इन इशू का। तो सादा सा बस आप इसके लफ्ज़ी मीनिंग को अगर आप इसको समझ लेते हैं, जैसे फैक्ट इन इशू, जो फैक्ट है जो इशू से ताल्लुक़ रखता होगा, जो मेन इशू से कनेक्ट है, वो फैक्ट इन इशू कहलाएगा। और रेलिवेंट फैक्ट क्या होगा, जिसका इस इशू से रेलिवेंट फैक्ट इन इशू से ताल्लुक़ होगा, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी बताया, तो वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। इसको पढ़ भी लेते हैं। वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर in any of the ways referred in the provision of the order relating to the relevancy of fact। यानी एक फैक्ट अगर फैक्ट इन इशू से जुड़ा हुआ है तो वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। अब फैक्ट इन इशू क्या है, फैक्ट इन इशू, अब फैक्ट इन इशू वही बात। अब ये तो मैंने आपको क्रिमिनल की एग्जांपल दी है, इसी तरह ये सिविल केसेस के अंदर भी होता है फैक्ट इन इशू। आपने देखा है कि इशू फ्रेम हो गए। दीवानी केसेस के अंदर क्या होता है, जब केस का ट्रायल आगे चलता है, जब शहादत का मरहला आता है, तो उससे पहले क्या होता है, इशू फ्रेम होते हैं कि कौन इशू से मुराद वही होगा कि एक खास इशू। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ ले। अब सिविल केसेस में क्या होता है, एक शख्स दावा करता है ए ने बी को क्या नाम है पैसे दिए थे और बी वो पैसे रकम वापस नहीं करा। वो सिविल सूट कर देता है रिकवरी ऑफ मनी का कि जी ये मेरे पैसे वापस करे और ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है और इसने मेरे गवाह के सामने लिए थे। अब बी के पास वो दावे की कॉपी आ जाती है। अब बी उस दावे का जवाब देगा। आपने देखा होगा जो दोस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको बखूबी मालूम है, हम जब जवाब दवा लिखते हैं, रिटन स्टेटमेंट लिखते हैं, तो उसका हमने पैरा वाइज उसका जवाब देना होता है। पैरा वाइज हम इसको डिनाई करते हैं कि जी हाँ ये मेरा दोस्त है, बिलफर्ज ने कहा मेरा बी मेरा दोस्त था, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी हाँ मेरा दोस्त था। तो फिर ये लिखता है कि इसने जी फलां तारीख को ये आया मेरे पास, इसने मेरे से पैसे लिए। अब बी इसका जवाब क्या देगा, जी नहीं ये बात दुरुस्त नहीं है, ना मैं कभी इसके पास गया, ना मैंने कभी इससे पैसे लिए। अब उसने दावे के अंदर ये लिखा है इसने मुझसे पैसे लिए, मैंने इसको पैसे दिए, जबकि बी जवाब दावे के अंदर इसको डिनाई करेगा साफ अल्फाज के अंदर कि मैंने इससे पैसे नहीं लिए। वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट कर ले तो वो फिर मसला ही नहीं रहेगा। आखिर तो सारी बातें वो डिनाई करेगा। उसने अगर पैसे नहीं देने तो वो डिनाई करेगा कि मैंने पैसे नहीं देने। अब अदालत के अंदर अब इशू क्या फ्रेम होगा कि ए साबित करेगा कि बी को उसने पैसे दिए थे। अब बी अदालत में ये साबित करेगा उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो ये एक फैक्ट इन इशू कहलाएगा सिविल केस के। 4 है ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट एज बिलीव इट टू एग्जिस्ट और कंसीडर इट एग्जिस्टेंस so probable that a prudent man ought under the circumstance of the particular cause to act upon the supposition that it exists। अब इसका क्या मतलब है, फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, यानी अगर कोई अदालत में कोई फैक्ट पेश किया जाता है और वो साबित हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, एक फैक्ट सेड टू बी प्रूव्ड। और ऐसा फैक्ट जिसके बारे में अदालत को लगे कि ये वाकई ऐसा हो सकता है, यानी वो कोई ऐसा अनहोने वाला काम ना हो, यानी जो बिल्कुल ही ऐसा काम ना हो कि बिलफर्ज एक शख्स कि मैंने बी को हवा में उड़ता हुआ देखा, उसके पर निकल आए और वो हवा में उड़ता हुआ जा रहा था, हवा से उड़ते हुए वो फलां शख्स के घर में दाखिल हो गया। अब ये एक ऐसी बात है, एक ऐसा क्लेम है जो कि अदालत के अंदर काबिल कबूल नहीं होगी। अब क्लॉज 5 के अंदर क्या किया, फैक्ट इज सेड टू बी disproved when after considering the matter before it the court either believe it that it does not exist or consider it not existence so probable that prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist। A fact is said to be disproved। disproved से मुराद वही है कि जो अदालत में साबित ना हो सके और ऐसा काम जो कि एक क्या नाम है consider to non existence so probable that a prudent मतलब यानी कॉमन सेंस रखने वाला शख्स के नज़दीक नाकाबिल कबूल है। जैसे मैंने आपको उड़ने वाली एग्जांपल दी, यह शख्स कहे कि मैंने फलां शख्स को चांद पे जाते हुए वो देखा, उसने चांद को ऐसे नीचे ले आया, तारे तोड़ के ले आया, तो एक कॉमन सेंस रखने वाला शख्स इस बात को नहीं मानेगा। तो ऐसा फैक्ट जिसको कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो जिसकी, तो उसको ये माना जाएगा कि वो डिसप्रूव हुआ, जिसको अदालत ने डिसप्रूव कर दिया कि अदालत को लगे कि डिसप्रूव है। ये एक ऐसा क्लेम जो कि कॉमन सेंस रखने वाला शख्स के नज़दीक ऐसा हो कि वो क्लेम झूठा हो। हवा में उड़ना, चांद को तोड़ लाना, तारों को तोड़ लाना, तो ये क्लेम डिसप्रूव ही माने जाएंगे। अब इसका 6 है इफेक्ट इज नॉट टू बी प्रूव्ड मैन इट इज नेदर प्रूव्ड और नॉट डिसप्रूव्ड। इसके लाइन से ही ये साबित है, ये एक ऐसा फैक्ट जिसको ना साबित किया जा सके और ना ही ये साबित किया जा सकते ऐसा नहीं है। यानी एक ऐसा फैक्ट जिसको ना ही किसी एक पार्टी ने साबित किया, ना ही किसी दूसरी पार्टी ने उसको डिसप्रूव किया कि ऐसा नहीं है, तो ऐसा फैक्ट क्या माना जाएगा, वो डिसप्रूव ही माना जाएगा। मे प्रिज्यूम क्या होता है, जिसमें अदालत प्रिज्यूम कर सकती है कि ऐसा हो सकता है। कोई अदालत के सामने फैक्ट पेश किया, अदालत में प्रिज्यूम यानी कर सकती है, ये अदालत की डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको प्रिज्यूम करे कि ये ऐसा हुआ था, अनलेस एंड अनटिल कोई दूसरी पार्टी डिसप्रूव करे कि ऐसा नहीं हुआ था।
बिलफर्ज अदालत के सामने ये कहा जाता है कि जी फलां शख्स फोत हो गया है, ठीक है, अब उसे फोत हो गए 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं। अब अदालत के अंदर चाहे तो इसे प्रज्यूम कर सकती है, मैं प्रज्यूम कर सकती है कि जी बाकी ये फोत हो गया है, लेकिन अब दूसरी पार्टी अगर चाहती है कि अदालत नहीं जी वो नहीं फोत हुआ, अब दूसरी पार्टी अगर कोई सबूत ऐसा पेश करती है, उसको अदालत में ले आती है या कोई ऐसा एविडेंस दे देती है जिससे जाहिर हो के वो वाकई जिंदा है, तो अदालत अब इसको क्या करेगी, वाकई उस दूसरी शख्स की पार्टी की बात मानते हुए उसको डिस्प्रूव भी कर सकती है। यानी अदालत की डिस्क्रिप्शन के ऊपर कोई ऐसे फैक्ट्स हों जिसको वो साबित भी प्रज्यूम कर सकती है सच है, ऐसा होना मुमकिन है या सच है, और वो नहीं भी कर सकती अगर कोई पार्टी दूसरा कोई एविडेंस दे दे। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि एक शख्स अगर कोई जिसके मरने से मुतल्लिक कोई सवाल खड़ा हो जाता है अदालत के अंदर कि वो आया ज़िंदा है या मर गया, तो अदालत चाहे तो उसे ये प्रज्यूम कर सकती है कि वो मर गया, लेकिन अगर वो ऐसा प्रज्यूम करती है तो दूसरी पार्टी अगर कोई सबूत ला दे जिससे साबित हो वो जिंदा है, तो फिर अदालत उसको दूसरी पार्टी का कहना मान लेगी। शेल प्रज्यूम यानी शेल प्रज्यूम से मुराद यही है कि अदालत ऐसा प्रज्यूम करेगी ही करेगी। यानी कोई अदालत के सामने कोई एक सर्टिफिकेट कॉपी लेकर आप चले जाते हैं जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड कॉपी हो, यूनियन कौंसिल से आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, यूनियन कौंसिल से आपने क्या नाम है डिवोर्स सर्टिफिकेट बनवाया, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया, वो अदालत में पेश किया। अब अदालत के सामने वो सर्टिफिकेट कॉपी आ गया है, सर्टिफाइड कॉपी है, अदालत ऐसे फैक्ट को शेल प्रज्यूम करते हुए उसको दुरुस्त मानेगी अनटिल अनलेस कोई दूसरी पार्टी उसको साबित कर दे कि जी ये फॉर्जरी के तहत बनाया गया है। तो ऐसा फैक्ट जो एग्जाम्पल दी शेल प्रज्यूम, अदालत उसे प्रज्यूम करेगी ये दुरुस्त है, अनलेस एंड अनटिल जैसे जो हमने पहले एग्जाम्पल दी कि जो दूसरी पार्टी उसको साबित कर दे कि जी ऐसा नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ ऐसा फैक्ट कहलाते हैं दोस्तों कि अगर एक फैक्ट अगर साबित हो जाए तो दूसरा फैक्ट ऑटोमेटिक साबित हो जाता है, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब कंक्लूसिव प्रूफ से मुराद ऐसा फैक्ट, मिसाल के तौर पे एक शख्स का ए ने इल्ज़ाम लगाया बी के ऊपर कि उसने मुझे धमकी अमेज ख़त लिखा, ये उसका ख़त है, उसने मुझे तहरीर करके ख़त भेजा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब बी अदालत में आ गया, बी अदालत के अंदर आके कहता है कि जनाब वाला मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने तो पढ़ना लिखना जानता ही नहीं हूँ, अब ज़ाहिर मैं कैसे खत लिख सकता हूँ। अब अदालत में अगर बी ये साबित कर देता है कि वो अनपढ़ है, अब जाहिर बात है अगर वो अनपढ़ है तो वो खत कैसे लिख सकता है। अब अगर एक चीज़ फैक्ट साबित हो गया है तो दूसरा फैक्ट ऑटोमेटिक साबित हो जाएगा कि उसने खत नहीं लिखा। तो यही कंक्लूसिव प्रूफ होता है। When one fact is declared by this order to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved। यानी वन फैक्ट का अगर प्रूफ हो गया तो दूसरा जो फैक्ट है कोर्ट उसको अदरवाइज ये मानेगी कि ये साबित शुदा फैक्ट है। एक शख्स का साबित हो गया कि वो मर चुका है, कि एक शख्स कहता है ए ने मुझे ज़मीन बेची, ए कहता है बी ने मुझे ज़मीन बेची सन 2020 के अंदर, ठीक है, ये कहता है बी ने मुझे ज़मीन बेची सन 2020 के अंदर। अब बी के लवाहिकीन आके अदालत में ये साबित कर देते हैं कि जी बी तो फौत हो गया था 2010 के अंदर, वो 2020 के अंदर प्रॉपर्टी कैसे सेल कर सकता है। अब अगर वो बी का ये साबित हो जाता है कि बी 2010 के अंदर मर गया था, उसके ये साबित होने से वाला जो क्लेम था ए का वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ साबित हो गई तो दूसरा ऑटोमेटिक साबित हो गया। तो ऐसे जो प्रूफ होगा उसको कंक्लूसिव प्रूफ बोलते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसको जो है चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे और उसके बाकी आर्टिकल को पढ़ेंगे। दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह हम जितने इसके आर्टिकल हैं 164 के 164 तमाम की तमाम को आसान उर्दू ज़ुबान के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपको ये जो मैंने आपको अभी लेक्चर दिया है, अगर आपको कोई टॉपिक इसका ऐसा लगता है कि कोई सवाल आपको समझ नहीं आया, कोई बात समझ नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दूँ और ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक अच्छे तरीके से क्लियर हो सके।